सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा और आप सब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों, जैसा कि अब जब से ये मामला भारत में हुआ है तब से एक सवाल उभर के आ रहा है, जो भारत सरकार का फैसला हुआ है कि भाई पाकिस्तान के तमाम लोगों को, चाहे वो वीजा पे हैं या फिर वो भारत सरकार की परमिशन से भारत में आए, उन सबको एग्जिट किया जाए। तो अब सवाल ये उठा कि सीमा हैदर को भारत से क्यों नहीं एग्जिट किया जा रहा और इसको क्यों यहाँ पर रखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है और इसमें कारण क्या है, कानूनी कारण क्या है, पॉलिटिकल कारण क्या है और इसकी क्या वजह है। तो मुझे जो लग रहा है वो सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि सीमा हैदर जो है वो जो उसने विक्टिम कार्ड खेला है, उस विक्टिम कार्ड की वजह से जो उसने अपना आप को विक्टिम दर्शाया है और काफ़ी टाइम से वो कहती आ रही है कि जहाँ की वो रहने वाली है वहाँ पर औरतों पर जुल्म होता है, वहाँ पर ज़बरदस्ती होती है, उसके साथ ये होता था वो होता है, मतलब उसको एक स्क्रिप्ट लिखी लिखाई एक स्टोरी इसकी वो की निकाल लो उसकी एक लिखी लिखाई स्टोरी और एक स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये चली। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, भारत के लोगों को और भारत की सरकार को और जो हमारी एजेंसीज हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सबको गुमराह किया गया। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सीमा हैदर आज से नहीं, मैं जब से इस मामले में आया हूँ, सीमा हैदर भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ये नासूर है भारत की सुरक्षा के लिए। इसको जितनी जल्दी भारत से या तो डिपोर्ट किया जाए या इसको जेल में इसकी बिल कैंसिलेशन करा करके सरकार अपनी तरफ से बिल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन करे, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखा जाए। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार लेगी अगर इस पे अमल करती है। तो रही बात 4 बच्चों की, तो 4 बच्चों को जैसा कि मैंने बच्चों के ऑर्डर करवाए थे, वे ऑर्डर्स उत्तर प्रदेश सरकार को ऑनरेबल माननीय न्यायालय से 2024 में ही उत्तर प्रदेश सरकार को वो ऑर्डर जा चुके हैं। उन ऑर्डर पर सरकार अमल करे और उन बच्चों को जो है वो डिपोर्ट करने में अपना रोल अदा करे। चूँकि अब कुछ लोग हैं, मैंने आपको कहा था पहले भी कि इस मुहिम, ये एक ऐसी मुहिम है कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ हमारे ही साथी हैं या कुछ बाहर के जो हमारे साथी नहीं है, कुछ लोग इसमें मोड़ बहुत आएंगे। जब ये मैटर सोल्व होने की तरफ चलेगा या सोल्व होने वाला होगा, ये बच्चे डिपोर्ट होने वाले होंगे, ये बच्चे जिसके बच्चे उसको मिलने वाले होंगे, तो उस वक्त तक कुछ चंद तक कुछ चंद बाकी लोग जो है, मैंने जो मेरी बात बीच में कंजक्शन हो गया था इसका, तो नेट का, तो जो बाकी लोग हैं वो बाकी लोग
कोई इधर निकल जाएगा, कोई उधर निकल जाएगा, लास्ट कोई इधर गुमराह हो जाएगा, कोई उधर गुमराह हो जाएगा। लास्ट में चंद लोग, सिर्फ जो अच्छे जहन के लोग, जो अच्छी मानसिकता के लोग, जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग, पॉजिटिव सोचने वाले लोग, इंसानियत को मानने वाले लोग, बेलौस बिना लालच के लड़ने वाले लोग, जो मैंने आपको अक्सर मैं सुनाता हूँ वो बिच्छू वाली और जो एक संत वाली कहानी है, कुछ लोग ही रह जाएंगे जो कि इस मामले को लास्ट तक लेके जाएंगे, और वही इंसानियत के असली योद्धा होंगे जो लास्ट तक रह जाएंगे। किसी पे सवाल लागना, किसी की इज्जत को 2 मिनट में थंबनेल गलत लगा करके मिट्टी में मिला देना, इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। इनको क्या कहना है, कौन सी बात का क्या असर है और उससे क्या फर्क पड़ेगा, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको तो सिर्फ एक अपने इसको किसी को टारगेट करने का मकसद कि अगर व्यूज़ थोड़े कम ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको उल्टा सीधा लिख दो ताकि लोग उसको देखना शुरू करें और उसमें उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू करें। तो और उनकी औकात कुछ होती नहीं, बहुत ही मतलब उनको अगर असलियत उनकी देखी जाए, उसको समझा जाए, कुछ भी नहीं होते वो लोग। मैं तो उनको जीरो मानता हूँ ऐसे लोगों को जो जिनको ये समझ नहीं कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ और इसका क्या इफेक्ट है, चाहे वो अपने लोग हैं चाहे दूसरे लोग हैं। तो मैंने कहा कि खुद अपने लोग भी जो हमारे समर्थक हैं, जो इस लड़ाई को काफ़ी टाइम से मेरे से पहले जो लड़ रहे हैं, उनमें से भी लोग भटकेंगे, गुमराह होंगे और लास्ट में बहुत कम लोग रह जाएंगे। और ऐसा होगा और हो रहा है ऐसा। अब कुछ सवाल किए जा रहे हैं जी, इधर से भी सवाल किए जा रहे हैं, उधर से भी सवाल किए जा रहे हैं, हर तरह से जी कस्टडी के ऑर्डर ले रखे थे, उनको दिखाओ ना, उनको ये करो ना, उनको एग्जीक्यूट कराओ ना। अरे भाई 2024 में ही वो कस्टडी के ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार को, हायर अथॉरिटी को वो जा चुके हैं। वो ऑर्डर्स, उनकी कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार को कभी की जा चुकी है। और जब वक्त आएगा उस वक्त मैं वो ऑर्डर बाकायदा कैबिनेट में भी लगाऊंगा और आप सब लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ पर टाइम, डेट, इशूइंग अथॉरिटी सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे मन में जो विचार था वो ये था, जब तक ये पहलगाम वाला मामला नहीं हुआ था, कि गुलाम हैदर के वीजे के लिए हमने कोर्ट से भी ऑर्डर जारी करवाए। कोर्ट से ऑर्डर जारी कराने के बाद हमने उनको विदेश मंत्रालय में भी भिजवाया, भारत सरकार के पास भिजवाया। उसके बाद जो हमारा भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद के अंदर, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर भी हमने थ्रू प्रॉपर चैनल वो कोर्ट के ऑर्डर्स भिजवाने की पूरी कोशिश की और वहाँ पर गया। तो उस पर एक प्रोसेस होती है। कोई भी ये मसला जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब से ये पाकिस्तान और भारत बना है तब से आपस में इन दोनों के संबंध जो है कभी भी अच्छे नहीं रहे। बहुत कम टाइम के लिए अच्छे रहे हैं, उसके बाद कभी ना कभी किसी न किसी इशू पर जो है वो इनके संबंध बिगड़ते रहे हैं और कई लड़ाइयाँ भी इनके बीच में रही है। और ये नफरतों का दौर 1945 से लेकर आज 47 से लेकर आज तक जो चला आ रहा है। कारण क्या है? अब आकर के क्या कारण है? पिछले काफ़ी समय से, सालों से आतंकवाद इसका कारण है। और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, आतंकवाद जब तक इस दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, भारत से ख़त्म नहीं होगा, जब तक जो है इन दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध होना इम्पॉसिबल है। और आतंकवाद न केवल इंसानियत का दुश्मन है, बल्कि दो देशों की आपस में बातचीत का भी दुश्मन है, आम नागरिकों का भी दुश्मन है, सरकारों का भी दुश्मन है। पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो आतंकवाद है। इससे बहुत सारे फसाद पैदा होते हैं, बहुत सारी देशों के अंदर जो है वो खटाई पैदा होती है और उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के हैं। जो लोग इंटरनेशनल केसेस को डील करते हैं, जो लोग इन मामलों को डील करते हैं, उनके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा होता है।
उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैटर्स को लेके लड़ रहे हैं, उनके अंदर उनको दो तरफा तलवार का सामना करना पड़ता है। उनको, अगर अंसार वर्नी साहब हैं, मैं हूँ, अगर अंसार वर्नी साहब पाकिस्तान में रहकर हमारे भारतीयों को छुड़वा के भारत में भिजवाते हैं, तो वो पाकिस्तान के लोगों की भी बुराई को सहते हैं। उनको उनको उसी नज़र से देखा जाता है कि ये भारत के लोगों को क्यों छुड़वा रहे हैं, और भारत में भी उनको दूसरी नज़र से देखने की कोशिश की जाए, भाई ये वहाँ के रहने वाले हैं। मतलब जो इन दोनों देशों के बीच में काम करता है उसको भलाई कहीं से नहीं मिलती, लेकिन भलाई जो मिलती है वो इंसानियत का काम करने से मिलती है। ऐसे ही मैं हूँ। मैंने कितने सारे भारतीय लोगों को पाकिस्तान की जेल से जो है छुड़वाने में अंसार वानी साहब ने हमारी मदद की, और हमने उन लोगों को भारत में जो है कानूनी रूप से मदद करके इंसानियत के नाते छुड़वा के लेके आए। उनमें मछुआरे हैं, इलीगल ट्रेसपासर्स हैं, या जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है वो लोग हैं। और जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, उन लोगों को भी हमने यहाँ से छुड़वा के भिजवाया है। दोनों देशों के लोगों के लिए हमने ऐसा किया है। तो जब जब दोनों देशों के बीच में हालात खराब होते हैं, तब तब हम जैसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और खासकर जब कोई टेररिस्ट जैसी घटना हो जाए, कोई आतंकवाद जैसी घटना हो जाए, उस समय पर जो हम सालों साल मेहनत करते हैं इंसानियत के लिए, उन लोगों के लिए जो इंडिया और पाकिस्तान की नफरतों के बीच में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, जिनके लिए की पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है, और भारत के जो लोग पाकिस्तान की जेल में कैद है वो ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं। कोई उनको सुनने वाला नहीं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। मुसलमान भी बहुत इतने नहीं है, कम संख्या में, लेकिन हिंदू ज़्यादा हैं। तो कोई उनकी मदद करने वाला नहीं, कोई उनको कानूनी मदद करने वाला नहीं है, कानूनी रूप से भी और वैसे भी। तो ऐसे लोगों की, हम जैसे लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, या जो एक आध लोग उनका यहाँ पर जिनकी सज़ा पूरी हो जाती है उनको छुड़ा के भेजते हैं, या कोई एक आध मामला हो जाए जैसे गुलाम दरकार बच्चों का मामला हुआ, तो हम उनकी जैसे मदद करते हैं। तो इस चीज़ को जो लोग करते हैं वो वही जानते हैं कि उनको क्या क्या सहन करना पड़ता है, किस किस तरह ऐसे ऐसे लोगों की बात को सहन करना पड़ता है जिन पे टॉयलेट करके उठा नहीं जाता। एक देसी में कहावत है ना, जिनको हक करके उठा नहीं जाता ना, वो लोग भी बात बना देते हैं। लेकिन जो हम इंसानियत का काम करते हैं, जो देखते हैं, हमें पेशेंस लेवल हमारा बड़ा हाई लेवल का होता है, और हम परखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जल्दी से उस पर रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है रास्ते में कौन कौन सी परेशानी आती है, क्या क्या लोगों की सुननी पड़ती है। जो लोग, जिनको कुछ पता ही नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होता, जिनको यही नहीं पता क्या खे गै ABCD, जिनको पता ही नहीं होता, वो भी आके ज्ञान बांटते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे। ऐसा कर लो जी, ऐसा हो जाएगा, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आप ऑर्डर दिखाओ, ये कर लो। अरे भाई, आप कौन होते हो कौन आप? क्या आप हमें चलाओगे? कैसे हमें चलना है? ऑर्डर दिखाओ जी, आप ये कर लो जी। अब ये कोई तरीका है? क्या तरीका है ये? अरे भाई, जो लड़ाई को लड़ रहा है, जो इंसानियत के नाते इसको लड़ रहा है, उसी को तो पता है कि कब लोहा गर्म हुआ और कब चोट मारी, कब हालात में कैसे कौन सी बात कहनी है और किस तरह कहनी है, उसका इफेक्ट क्या होगा। हमारी एक मुख से निकाली हुई एक बात पूरी दुनिया में एक सेकंड में पब्लिश हो जाती है, अखबारों में भी, टीवी में भी, सोशल मीडिया पे भी। 1 मिनट की निकाली हुई बात। हमें बहुत सोच समझ के, नाप तोल के बोलना पड़ता है, ताकि हम, जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा, मैं समझता हूँ वो, अगर वो इंटरनेशनल मुद्दे लड़ रहा है तो वो, उसको समझ ही नहीं है, वो इस काम को कर ही नहीं सकता। इंटरनेशनल मुद्दे को लड़ने के लिए, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, जितना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता है, उतना ही जहन को, माइंड को उतना ही ब्रॉड करना पड़ता है। उतनी आपकी सोच को ब्रॉड करनी पड़ेगी, उतनी आपकी सहनशीलता को, बर्दाश्त करने की ताकत को आपको ब्रॉड करना पड़ेगा, वरना तो आप 2 कदम नहीं चल पाओगे।
हम मुंह बोले भैया कोई है। जहां पर ये देखा कि ये एक मामला पब्लिसिटी का मामला है, वहां जाके चिपक गए, चाहे बहन बनानी हो, चाहे बुआ बनानी हो, चाहे बेटी बनानी हो, या कुछ भी रिलेशन कुछ भी बनाना हो, वहां जाकर के जो है ना वो रिलेशन को कायम करना किसी भी बहाने से, या तो वकील के रूप में, या कैसे, या किस तरह भी, वो हर पॉइंट पे पब्लिसिटी लेने की कोशिश करना और पब्लिसिटी को खुराक बना लेना। अगर 4 दिन अखबार या टीवी में फोटो नजर ना आए तो शुगर के मरीज हो जाएं, खाना ना पचे, शरीर के अंग काम करना बंद कर दे, दिमाग काम करना बंद कर दे, अगर 4 दिन पब्लिसिटी ना मिले। खाना खुराक नहीं है ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों की जो खुराक है वो सिर्फ पब्लिसिटी खुराक है। उनको चाहिए मिनट मिनट में पब्लिसिटी, मिनट मिनट के पॉइंट्स। उनको ये नहीं देखना कि जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो वो एक नाम है, उसको अपने लेवल से चलाएंगे ताकि अपने लेवल से पब्लिसिटी हो। अब जो ये मामला हुआ पहलगाम वाला मामला, अब सीमा को जान पूछ करके घर से हटा करके अपने ही किसी मकान में उसको रखा गया और उसको कह दिया कि तू चुप रहना, तुझे बोलना नहीं है, ताकि इस मुद्दे पर अगर वो बोलेगी तो उसका नाम होगा, लेकिन अगर वो चुप रहेगी तब तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा और तुम्हारी फोटो और तुम्हारी स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पे आएगी और तुम छा जाओगे पूरी उस पर। ये एक तरीका है, इसको समझने के लिए भी आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा कि ये गेम क्या है। ये गेम है। वहीं पे उसको घर से हटा दिया, इस नाम पे हटा दिया कि जनाब ये मामला हो गया, इस पे हमला हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, सुरक्षा को खतरा है, ये है, और उसको ताल का नाम दे रहे, कभी कहीं का नाम, उसको उठा करके अपने ही किसी मकान में उसको चुपचाप रख दिया। और जो भी मीडिया वाला मिलने जाता है उसको मिलने से मना कर देते हैं, क्योंकि पता है कि मीडिया वाला कोई ना कोई, अगर 90% जो है ना मीडिया वाले अगर उस बात को नहीं दिखा पा रहे तो 10% तो हैं, 100 में से 10% तो हैं जो सच को सच दिखाते हैं, जो झूठ को झूठ दिखाते हैं। वो 10% कहीं ऐसा ना हो कि वो 10% कहीं ऐसा ना हो कि वो सच्चाई को दिखा दें, इसलिए उसको छुपाएगा। अगर वो सीमा चुप रहेगी, कोई स्टेटमेंट नहीं देगी, मीडिया के सामने नहीं आएगी, तो उसके बाद लोग किसको ढूंढेंगे? मुंह बोले भैया को ढूंढेंगे। उसको बोलने का मौका मिलेगा, उसकी तस्वीर टीवी में आएगी, वही उनकी खुराक है, वही उनका मकसद है। इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मीडिया में बना रहना, मेन स्ट्रीम मीडिया में बना रहना, अपनी फोटो को दिखाना, अपनी बात को रखना। एक ही बात आई थी, वहां से तलाक हो गया था। अरे जब तलाक हुआ था तू वहां पिलंग के नीचे झाड़ू बिछा रहा था क्या कर रहा था तू वहां? कहता है वहां से आई तो तलाक हो गया, ये विटनेस है तलाक का। ऐसे बोल रहा है जैसे कोई वहां पर जो है ना वो वहीं पे बैठा हो, ये जो वहां का विटनेस हो, ये इसने सुना हो अपने कानों से। वहां तलाक हो गया, वहां से आ गई, वो जुल्म करता था, वो ये करता था, वो फला करता था, सच्ची, फिर उसके साथ आ गई, प्यार में आ गई, फला में आ गई, ढिका में आ गई, ये हो गया, फिर वो हो गया है, पता ही नहीं कुछ भी। ये भी नहीं पता कि अगर कोई इलीगल महिला भारत में आती है और वो किसी भारतीय व्यक्ति से शादी कर लेती है और उससे कोई बच्चा भी हो जाता है, तो तब तक उस बच्चे को भी नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी, जब तक के वो आने वाली महिला जो आई है वो लीगल रूप से भारत में ना आई हो। अगर इलीगल रूप से आई है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस कानून का पता ही नहीं। उसके बाद भी जी ये तो सर्टिफिकेट हो गया, ये तो ये हो गया। सर्टिफिकेट जो जारी करवाया है उस सर्टिफिकेट को हम चैलेंज करेंगे ना, देखेंगे हम कि कैसे इशू हुआ है वो। अगर एक महिला इलीगल आई हुई है तो आपने उसके अंदर क्यों नहीं लिखा कि मदर इज इलीगल एंटर्ड इन इंडिया? वो लिखना पड़ेगा। उसकी नागरिकता को बाकायदा डिसाइड होना पड़ेगा, या तो गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा या फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। और
हमने जो केस डाला हुआ है ऑलरेडी फैमिली कोर्ट के अंदर, हमने तो साफ लिखा हुआ है कि अगर सीमा हैदर की इलीगल जो कंपनी है सचिन के साथ, अगर इलीगल कंपनी से कोई औलाद पैदा होती है तो वो इलिजिमेट पैदा होगी, वो अवैध संतान पैदा होगी। हमने तो पहले ही इस चीज को, हमें अंदेशा था, हमने पहले ही कोर्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई थी, हमने लिख दी थी ये चीज पहले ही। अब रहा सवाल इसको भेजने का तो ना भेजने का, तो मैं आपको बता दूं कि इसको जाना तो पड़ेगा, भारत से इसको जाना पड़ेगा। अब नहीं जाएगी, 10 दिन के बाद जाएगी। इसको भारत की जमीन को तो छोड़ना पड़ेगा। सरकारों से में हमारी रिक्वेस्ट है हम सब भारतीयों की कि जितनी जल्दी इसकी बेल कैंसिल हो सके, अगर आप इसको हाल फिलहाल डिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो इसकी बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए। जैसे दूसरे पाकिस्तान के लोग, अगर एफआईआर उनके ऊपर है और उनकी बेल भी हो गई है, तब भी उनको बाहर नहीं छोड़ा जाता, तब भी उस शेल्टर होम के अंदर रहते हैं वो लोग, वो बाहर खुले में नहीं घूम सकते। अब यही भारत आपसे मांग करता है, भारत सरकार से, कि या तो इसकी बेल कैंसिल कर, अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप इसको डिपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी डिपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी बेल को कैंसिल, सरकार की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगे, हम उसमें सपोर्ट करेंगे और वो बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए और इसकी चार्जशीट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आप पेश करिए। हम तो मजबूर इसलिए है ना कि अब तक चार्जशीट नहीं आई। अगर चार्जशीट इसमें दाखिल हो जाती, 2023 से 25 आ गया, दो ढाई साल होने जा रहे हैं, कि अगर इसमें चार्जशीट आ जाती तो हमारा काम, फिर पुलिस के हाथ से ये चीज निकल जाती, फिर ये हमारे हाथ में थी ये चीज, फिर वकील के हाथ में होती है ये चीज कि वो कैसे अपने केस को चलाए और कैसे क्या करे। न्यायालय के हाथ में होती है ये चीज कि वो अपनी बात को, जो वकील होता है वो माननीय न्यायालय के सामने रखता है और न्यायालय उसमें सबूतों के आधार पर और गवाहों के आधार पर उस पर निर्णय करता है। उस पर डिपोर्ट के भी निर्णय होने थे, उस पर सजा के भी निर्णय होने थे, वो सारी बातें उसमें शामिल है। बच्चों को भेजने के भी निर्णय होने थे, बहुत सारी बातें उसके अंदर है। लेकिन चार्जशीट पेश नहीं कर रहे, 2 साल हो गए, संरक्षण दे रहे हैं, चार्जशीट पेश नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं जी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हो। अरे जब पुलिस डिपार्टमेंट 2-2.5 साल में जो है एक चार्जशीट को नहीं दे सका तो उंगली तो उठाएंगे, हम ही उठाएंगे, बाहर वाले तो उठाएंगे, हम भी तो उठाएंगे। 2.5 साल से आज तक कितनी बड़ी जांच होगी, आज तक उस जांच के अंदर ना तो आप नेपाल गए, ना आप एयरपोर्ट पे गए नेपाल के, ना आपने वहां पर एयरपोर्ट पे उतरी थी वहां पर पूछताछ करने की कोशिश करी, ना नेपाल की एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया, ना वहां नेपाल के हाई कमीशन से कोऑर्डिनेट किया, ना आप उस होटल मालिक के पास गए। मैंने पूछा था होटल मालिक से कि भाई आप यहाँ पर कोई इंडियन पुलिस आई थी क्या, नहीं आई। तो ना आप वहां पर होटल पे पूछताछ करी, ना होटल का आपने नक्शा बनाया, ना साइट प्लान बनाया, ना वहां के रजिस्टर की कोई फोटोकॉपी कराई आपने, ना उसके सबूत आपने लिए। होटल से लेके टैक्सी, किस टैक्सी में वो आई बॉर्डर तक, किस बॉर्डर तक आई, उस टैक्सी वाले के बयान नहीं लिए आपने आज तक, टैक्सी वाले का नंबर इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया। यहां तक कि जिस बस में आई आपने उस बस और कंडक्टर के ड्राइवर की स्टेटमेंट आज तक नहीं ली। जो 2 लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, जो 2 लोग लगे हुए थे वहां पर एसएसबी के जवान, जो सस्पेंड किए गए, जो चेकिंग करते हैं, बच्चों को देख करके उन्होंने उल्टी करवा दी, बच्चों को देख के चेक नहीं किया, उनकी स्टेटमेंट आज तक आपने ली। तो क्या खाक आपने जो ना इन्वेस्टिगेशन करी है? कुछ भी नहीं मानता मैं तो। एक वकील होने के नाते मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन को जीरो करता हूं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं है। क्यों नहीं करी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। भारत की जनता आपसे पूछ रही है कि आपने इलीगल आई हुई पाकिस्तान की लेडी की क्यों इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया। आप आज तक होटल मालिक से नहीं मिले, उसके बयान दर्ज नहीं किए, होटल का जाके आपने नक्शा नहीं बनाया, आपने
का जाके आपने नक्शा नहीं बनाया, आपने बॉर्डर पे पूछताछ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो भारत के लोग नेपाल में जाते हैं उनको इमिग्रेट करता है, आउट और इन करता है, जो नेपाल से जो लोग आते हैं उनको इन करता है भारत में और आउट करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के किसी आदमी की स्टेटमेंट आपने नहीं ली, तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करी है आपने? मैं तो मानता नहीं भाई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, काहे की इन्वेस्टिगेशन करी है आपने? आप कहते हैं मुंह बोला भैया दुनिया को गुमराह कर रहा है, कह रहा है एटीएस जांच कर रही है, एटीएस कोई जांच नहीं कर रही, एसएचओ जेवर जांच कर रहा है, एसएचओ रबूपुरा में ये एफआईआर दर्ज हुई और जांच को एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। देश का मीडिया जाके पूछे एसएचओ जेवर से कि आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करी है अब तक इसमें, वो जवाब देगा। एटीएस इसमें जांच ही नहीं कर रही है आज तक, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसएचओ जेवर के पास है। ये मुंह बोला भैया मेन स्ट्रीम मीडिया को सबको गुमराह कर रहा है कि एटीएस जांच कर रही है, एनआईए जांच कुछ नहीं कर रहा, एटीएस जांच ही नहीं कर रही। हमने जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी उस कोर्ट में हमने, जेवर कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें स्टेटस रिपोर्ट एसएचओ ने पेश की है, वो जांच कर रहा है, जांच अधिकारी है इंस्पेक्टर लेवल का। ये कह रहा है एटीएस ने जांच कर रही थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे पहले झूठ के लोग जो है ना वो बीमार हो जाया करते थे, कभी कभी राम राम सत्य भी हो जाया करता था। आज झूठ बोलने वाले लोग और ज्यादा फलते फूलते हैं। अरे शर्म करो कुछ थोड़ी बहुत। पहले कहते थे जी मैं वकील हूं, उनका वकील हूं, वो वकील वो हेमंत भाई था। अब कहते हैं जी एटीएस जांच कर रही है। कहां एटीएस जांच कर रही है भाई? एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। जिस भाई को ये बात कंफर्म करनी है ऑनलाइन नंबर निकाल के एसएचओ जेवर का, आप कोई भी दुनिया का आदमी, मीडिया का आदमी, मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी, कोई सोशल मीडिया का आदमी एसएचओ जेवर से फोन करके पूछो कि इस मामले की जांच आप कर रहे हो या एटीएस कर रही है। सब झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। गुमराह और गुमराह, लोगों को गुमराह। भारत की नागरिकता किसी भी कीमत पे सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप गरम तवे पे भी आप अपने आप को रख दोगे ना, गरम तवे पे भी रख दोगे, तब भी भारत की नागरिकता इस सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मोमिन मलिक का वचन है आपको। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो लेने नहीं दूंगा। कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ो, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे गुलाम हैदर भी मेरे से फाइल लेके कहीं भी किसी भी वकील के पास चला जाए, मुझे परवाह नहीं है। अपनी फाइल आज का लेता हूं, कल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम भारतीय होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, जो मेरे ऊपर इसने पर्सनल अटैक किए थे, मैं भी इस बात का पक्का हूं कि इसको भारत की नागरिकता किसी कीमत पे नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। आपका बच्चा बच्चा खिलाफ है इसके, बच्चा बच्चा। रबूपुरा के लोग, इसके पड़ोस के लोग, खुद मीना समाज के लोग। अब कह रहा मीना, अब कल एक स्टेटमेंट देखी, कह रहा मीना समाज की शान है। मीना समाज की शान नहीं है ये। मीना समाज के लोग ही, रबूपुरा के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। इंटरव्यू देखिए आप, हर आदमी का चाहता है कि इसको यहां से भगाया जाए। जब सबको भेज रहे हैं तो इसको क्यों रखा जाए, और इसको यहां रखने से हमें क्या फायदा है? बजाय नुकसान के कोई फायदा इसको यहां पर रखने से नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर कहते हो जी मोमिन मलिक कड़वा बोलता है, ये बोलता है। अरे मोमिन मलिक तो वो बात बोलता है जो होती है, जो सच्चाई होती है, सच्चाई पे बोलता है। मोमिन मलिक को ना सोशल मीडिया की जरूरत है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत है। मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं मेन, अब तुम सुर्खियां बटेर रहे हो सोशल मीडिया पे आकर के, और उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में। मोमिन मलिक तो अब से 20 साल पहले ये सब नेशनल लेवल की जो उसकी पब्लिसिटी है वो कभी की हो चुकी। पेड़ भर चुका हमारा पब्लिसिटी से, हमें जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की। हमारा गुजारा है पब्लिसिटी के बिना, हमें जरूरत नहीं है। हम तो छुपते फिरते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से
कि कोई मिल जाए तो हमसे कोई सवाल कर ले तो हम छोड़ो, बचो इनसे। बात है सच्चाई की। सवाल दागना जी क्या हो रहा है, अब तक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे जो मैंने किया है तो क्या मैं उसको सार्वजनिक कर दूं? बताओ। जिस पहले दिन से आज तक, आज की डेट तक भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास एक एक पूरा है, तो क्या मैं सबको सार्वजनिक कर दूं? जिन लोगों को कानून का नहीं पता, जिन लोगों को इंटरनेशनल केसेस का नहीं पता कि कैसे लड़े जाते हैं, क्या करते हैं, उन लोगों को भी मैं सिखा दूं जो हमारे एडवोकेट लोग हैं कि कैसे कानून की कैसे ये केसेस को डील करते हैं और कौन कौन से स्टेप कहां कहां कैसे कैसे लिए जाते हैं और हमने क्या क्या किया हुआ है, वो भी बता दूं। बच्चों के ऑर्डर दिखा दो जी, बच्चों के ऑर्डर। अरे बच्चों के ऑर्डर दिखा दूं, मैं भी दिखा सकता हूं। सारी मीडिया को बुला के बच्चों के ऑर्डर जो 2024 में लिए थे, मैं भी दिखा सकता हूं कि ये देखिए ये बच्चों के ऑर्डर हैं, ये हमने कस्टडी के ले रखे हैं और सरकार को भी जा चुके हैं ये ऑर्डर। मैं भी बता सकता हूं, मैं भी वाह लूट सकता हूं मीडिया में, लेकिन नहीं, मेरा मकसद वाह लूटने का नहीं है। मेरा मकसद तो इसको अमली जमा पे लाने का है कि ये बच्चे किसी तरीके से हमारे भारत से अपने मुल्क चले जाएं और ये जो गंदगी, जो नासूर हमारे देश में है, इस गंदगी और इस नासूर को जो है हम जो है या तो जेल भेज दें या यहां से जो है ना इसको अपने भारत की भूमि को पाक कर दें, यहां से निकाल दें इसको। इसने हमारी भारत माता की सरजमीन को नापाक कर दिया आकर के। खतरा है, ये भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ये भारत के भाईचारे के लिए भी खतरा है। ये किसी की नहीं है यार, किसी की भी नहीं है ये। और ये जो इसका भैया आज इसको डिफेंड कर रहा है, मेरी बात को लिख लेना, एक दिन इसके भैया पर ऐसे इल्जाम ये लगाएगी, वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, लिख लेना आप सभी लोग, वो वक्त आएगा कि यही लेडी ऐसी पलटी मारेगी वक्त आने पे कि इसके भैया पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी कि शर्मसार होना पड़ेगा। शर्म की वजह से वो सर उठा नहीं पाएगा, झुक जाएगा उसका शर्म, जो ये एलिगेशन लगाएगी आने वाले समय में, या आत्महत्या करनी पड़ेगी फिर आपको उस टाइम जब ये आपको रगड़ेगी ना, वो इल्जाम लगा करके, और आपको समझ आएगी कि कौन सी धोखेबाज है और किस धोखेबाज को आप इतना भरोसा करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म की वजह से आप सर नहीं उठा पाओगे, ना अपने वकील समाज के अंदर, ना अपने भारत के जो ना समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने परिवार के, कहीं भी आप सर झुका के बात नहीं कर पाओगे, आंख से आंख नहीं मिला पाओगे आप। वो एलिगेशंस आपके ऊपर लगेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं, एफिडेविट पे लिख के ले लो मेरे से, ये लगाएगी आपके ऊपर इल्जाम। और जिस दिन ये डिपोर्ट होगी यहां से जेल होने के बाद, सबसे पहला इल्जाम, आज ये कह रही है ना भारत माता की जय, मैं यहां मोदी जी की शरण में आई हूं, योगी जी की शरण में आई हूं, उनको गुमराह करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो वक्त आएगा जब ये भारत पे उंगली उठाएगी, भारतवासियों पे उंगली उठाएगी। भारतवासियों को तो यही रह के उंगली उठा रही है, गालियां दे रही है, मां बहन बेटी होगी, यहां के वकीलों को गालियां देती है, हमें गालियां देती है। उस वक्त ये अपने, जब इसको डिपोर्ट किया जाएगा, सबसे पहला इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि मेरे को तो जी बंदूक के साए में रखा जाता था, मेरे को तो डराया जाता था, मेरे को तो मारा जाता था, मेरे बच्चों के गले पे छुरी रखी जाती थी, उनको शूट करने की बात कही जाती थी, और मुझे जो है जबरदस्ती मेरे से जो है वो भारत के फेवर में नारे लगाए जाते थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगवाए जाते थे। मैं तो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो सब मजबूरी में ड्रामा कर रही थी। ये वक्त आने पे बोलेगी ये बात, फिर देश की जनता